आपका दूसरा विजिट है पाकिस्तान का, तो पहले जो आपका विजिट था उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया और सो फार आपका पाकिस्तान का जो दूसरा विजिट है वो कैसा? देखिए, पाकिस्तान मैं दूसरी बार आया हूं, पर पहली बार और इस बार भी एक चीज जो मैंने महसूस की है वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत हॉस्पिटेबल हैं। और मैं समझता हूं, ये मैंने मॉर्निंग में ट्वीट भी किया था, ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है। There is too much of hospitality, there is too much of warmth in the people here, which I think is a very good thing. So यही मैंने महसूस किया था पहली बार जब मैं 2018 में आया था, तब भी बहुत कोई 3 दिन के लिए आया था। अभी मेरा 3 दिन का ही है यहाँ पर प्रोग्राम। तो ये खास बात है आपके मुल्क की, इस बात के लिए मुबारक है आपको। सर, किस लिए आए आप इस दफा पाकिस्तान? अभी इस बार जो है ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हैं नए मोहिद यूसुफ साहब, इन्होंने शुरू किया है जो आपका इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं और जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं उन सबको इकट्ठा करके एक जायजा ले लिया जाता है, एक ओवरव्यू ले लिया जाता है कि व्हाट इज द सिक्योरिटी सिचुएशन रीजन में, क्या है ग्लोब में, क्या है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा है। ये जो आपके इसमें से जो नतीजे निकलेंगे या जो होगा इस कॉन्फ्रेंस का एंड रिजल्ट, दैट कैन ऑल्सो गो इनटू सम वे इनटू द पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो ऑफ पाकिस्तान। सर, आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि कैसे मामला इन दो ममालिक के बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि नेचुरली हम हमसाये हैं और हमसाया तब्दील नहीं किया जा सकता चाहकर भी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे माहौल में जब दुनिया तरक्की कर रही है, हम एक दूसरे की तरफ जिस तरह देख रहे हैं, किन चीजों की अशद जरूरत है जिनसे मामला बेहतर हो सकते हैं? देखिए, अभी 2-3 काफी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव चीजें हो गई हैं ऑलरेडी। पहली ये हुई है कि आपने पहली बार 7 साल के बाद अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो आपने जनवरी में रिलीज करी। तो उसकी खास बात क्या रही कि कश्मीर का मुद्दा है आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द प्रॉस्पेरिटी, ऑन द ह्यूमन सिक्योरिटी, कि किस तरीके से हम अपने आवाम को उसकी बेहतरी करें, कनेक्टिविटी करें, डेवलपमेंट करें। दैट मीन्स ये एक अच्छा मोड़ लिया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने और इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। और मुझे उम्मीद है दिस हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज। दूसरा देखिए क्या हुआ कि अभी रिसेंटली इंडिया में जो स्टेट काउंसलर है चाइना के वोंग ही, उनकी विजिट हुई थी। तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छी विजिट थी, जबकि हमारे अभी माहौल ठीक नहीं है इंडिया के और पाकिस्तान के, लद्दाख का मसला चल रहा है, बट स्टिल द स्टेट काउंसलर के वो वहां पर आए, उन्होंने बातचीत करी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करी, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करी। तो इन सब चीजों के पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। तीसरा, आप देखिए, अब आपके जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ वो काफी बेहतर हो गए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी वो उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। हमारी ये ज्योग्राफी है, ये हमारे रीजन में ये सब है। चाइना एशिया में है, रशिया जो है वो यूरोपियन पार भी है, एशियन पार भी है, हम दोनों नेबर्स हैं। तो देखिए, इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को यू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू स्टे पॉजिटिव, और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है हमारे रिश्ते जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के वो बेहतरी की तरफ अब चल दें। सर, आप चाइना के ऊपर बड़ा स्टडी करते हैं, आप चाइनीज मेंटेलिटी को बहुत समझते हैं और इस रीजन में बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस रीजनल इश्यूज के ऊपर। सर, आप क्या समझते हैं, हम आपकी ट्वीट्स को भी फॉलो करते हैं, आप सी पैक के हवाले से भी बात करते हैं, आपको लगता है कि वाकईतन सी पैक पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए, इकोनॉमिक बेहतरी के लिए एक जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं सी पैक अब जो आपका है वो दूसरी फेज में चला गया है। तो पहली फेज थी आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेरे हिसाब से दूसरी फेज जो है वो आपका डिजिटल सिल्क रोड है, वो उसमें चला गया है। मैं समझता हूं अगर एक आपका जो लीडरशिप है वो फोकस रहे सी पैक पे और जो चाइनीज ऑफर कर रहे हैं, तो 10 साल के अंदर आप में बहुत, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये डिजिटल सिल्क रोड की जैसे मैंने बात करी है, इसमें क्या होता है, एक तो
हार्ड साइबर स्पेस कनेक्टिविटी उसमें होती है, जिसमें कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, सी केबल्स होती हैं, बेडू ग्लोबल सिस्टम होता है और फिर 5G होता है। तो ये सब चीजें इस समय पाकिस्तान में लग रही हैं। फिर आपके डेटा सेंटर्स बन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अभी सिर्फ जो चाहिए है मेरे हिसाब से आपकी जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसमें एक विजन है, क्योंकि अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी निकाली है जो डेवलपमेंट पे प्रॉस्पेरिटी पे बात कर रही है, इसका मतलब विजन इज देयर। विजन है, आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके पास रोड मैप है आपके पास, उसके बावजूद अगर नहीं हो पाता है तो मेरे ख्याल में ये तो फिर आपको ही सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो पाया। अदरवाइज 10 साल के अंदर अंदर आप बहुत सारी तरक्की पाकिस्तान में ला सकते हैं। सर, आपने ट्वीट में सुबह कहा कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ पर लोगों का प्यार आप देख रहे हैं। आपने पहले सवाल के जवाब में भी कहा सर हम भी लाहौर से आपके लिए खताइयां लेकर आए हैं, प्यार लेकर आए हैं आपके लिए। सर, हम पाकिस्तानी पब्लिक को क्या बताएं, प्रवीण स्वाने साहब वो पाकिस्तान क्या लेकर आए हैं भारत से? देखिए, मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर हो सके, क्योंकि जो मेरी एंसेस्ट्री है वो पाकिस्तान की है, फिर मैं समझता हूं कि हम दोनों मुल्क अगर एक साथ रह के काम कर सकेंगे तो दोनों के लोगों की तरक्की होगी। तो मैं तो सिर्फ ये उम्मीद ही लेकर आता हूं, यही मैं वहां सोचता हूं, यही मैं यहां सोचता हूं, किस तरीके से हम दोनों मुल्क जो है अपने डिफरेंसेस को खत्म करके, हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, अब क्यों नहीं हम दोनों मिलकर एक साथ प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अपने लोगों की बेहतरी की तरफ जाएं। सर, आखिर में अभी आप पाकिस्तान में जब आए तो यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके सामने इस वक्त एक्सट्रीमली हॉट सिचुएशन है यहाँ पे। आपके ट्वीट्स में हमने अक्सर देखा आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वो फोकस्ड हैं। सर, आपको लगता है कि जो हमारी माजी की लीडरशिप्स हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इनकी लीडरशिप में अगर बुनियादी फर्क आपने जो जज किया सर, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ आखिर में शेयर करें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में 2018 से जब आपकी ये हाइब्रिड गवर्नमेंट आई है, जिसमें कि आपके सिविल लीडरशिप है इमरान खान साहब की, आर्मी चीफ है वहां पर जनरल बाजवा साहब हैं, जब से ये हाइब्रिड आई है मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। ये मेरी सोच है और मैं बता भी सकता हूं क्या क्या हासिल किया है। एक बहुत अच्छा रिश्ता आप दोनों ने, इस गवर्नमेंट ने मिलकर चाइना के साथ कायम किया है, जो बहुत नजदीकी हो गया है। अभी रिसेंटली देखिए, आपने ये OIC कॉन्फ्रेंस करी थी यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। अब OIC के 57 मेंबर्स हैं, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेंबरशिप आफ्टर द UN, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही वाज हियर। देखिए कितना, ये मतलब आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ये सोचिए। आप अफगानिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू आर द ब्रिज फॉर चाइना टू द मुस्लिम वर्ल्ड, आप ये सोचिए। तो ये तो आप, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के, देखिए इनके बारे में मैं इनसे कभी मिला नहीं हूं, पर एक बात कही जा सकती है, अगर कोई भी इंसान अपने एक कैरियर में बहुत सफल है, if he is a success in the first career, he will always be a success. He will be an honest man, he'll be an upright man. I'm just talking of Imran Khan. Honestly, I have never met him. I don't know the other people. But yes, I must say that your hybrid or the combined government, according to me, has done very well for Pakistan, and this is the way Pakistan should go. सर, आखिर में पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, मैं कौन होता हूँ पैगाम देने वाला? मैं यही कहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपके मुल्क में आके, आपका मुल्क बहुत ही अच्छा है। आपका दूसरा विजिट है पाकिस्तान का, तो पहले जो आपका विजिट था उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया और सो फार आपका पाकिस्तान का जो दूसरा विजिट है वो कैसा? देखिए, पाकिस्तान मैं दूसरी बार आया हूं, पर पहली बार और इस बार भी एक चीज जो मैंने महसूस की है वो ये है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत हॉस्पिटेबल हैं, और मैं समझता हूं, ये मैंने मॉर्निंग में ट्वीट भी किया था, ये आपकी एक सॉफ्ट पावर है। There is too much of hospitality, there is too much of warmth in the people here, which I think is a very good thing. So यही मैंने महसूस किया था पहली बार जब मैं 2018 में आया था, तब भी बहुत, कोई 3 दिन के लिए था, आया था। अब भी मेरा 3 दिन का ही है यहाँ पर प्रोग्राम। तो ये खास बात है आपके मुल्क की, इस बात के लिए मुबारक है आपको। सर, किस लिए आए आप इस दफा पाकिस्तान? अभी इस बार जो है, ये देखिए, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हैं, नए मोहिद यूसुफ साहब, इन्होंने शुरू किया है जो आपका इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें कि आपके जो एक्सपर्ट्स हैं और जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके
एक जायजा ले लिया जाता है, एक ओवरव्यू ले लिया जाता है कि व्हाट इज द सिक्योरिटी सिचुएशन रीजन में क्या है, ग्लोब में क्या है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा है। ये जो आपके इसमें से जो नतीजे निकलेंगे या जो होगा इस कॉन्फ्रेंस का एंड रिजल्ट, दैट कैन ऑल्सो गो इनटू सम वे इनटू द पॉलिसी मेकिंग ऑल्सो ऑफ पाकिस्तान। सर, आप हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि कैसे मामला इन दो ममालिक के बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि नेचुरली हम हमसाये हैं और हमसाया तब्दील नहीं किया जा सकता चाहकर भी। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे माहौल में जब दुनिया तरक्की कर रही है, हम एक दूसरे की तरफ जिस तरह देख रहे हैं, किन चीजों की अशद जरूरत है जिनसे मामला बेहतर हो सकते हैं? देखिए, अभी 2-3 काफी पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव चीजें हो गई हैं ऑलरेडी। पहली ये हुई है कि आपने पहली बार 7 साल के बाद अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो आपने जनवरी में रिलीज करी। तो उसकी खास बात क्या रही कि कश्मीर का मुद्दा है आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द प्रॉस्पेरिटी, ऑन द ह्यूमन सिक्योरिटी, कि किस तरीके से हम अपने आवाम को उसकी बेहतरी करें, कनेक्टिविटी करें, डेवलपमेंट करें। दैट मीन्स ये एक अच्छा मोड़ लिया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने और इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। और मुझे उम्मीद है दिस हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द चाइनीज। दूसरा देखिए क्या हुआ कि अभी रिसेंटली इंडिया में जो स्टेट काउंसलर है चाइना के वोंग ही, उनकी विजिट हुई थी। तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छी विजिट थी, जबकि हमारे अभी माहौल ठीक नहीं है इंडिया के और पाकिस्तान के। लद्दाख का मसला चल रहा है, बट स्टिल द स्टेट काउंसलर के वो वहां पर आए, उन्होंने बातचीत करी, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करी, फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करी। तो इन सब चीजों के पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। तीसरा, आप देखिए, अब आपके जो रिलेशंस है रशिया के साथ वो काफी बेहतर हो गए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी वो उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। हमारी ये ज्योग्राफी है, ये हमारे रीजन में ये सब है। चाइना एशिया में है, रशिया जो है वो यूरोपियन पार भी है, एशियन पार भी है, हम दोनों नेबर्स हैं। तो देखिए, इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजों को यू कनेक्ट द डॉट्स एंड यू स्टे पॉजिटिव, और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है हमारे रिश्ते जो हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के वो बेहतरी की तरफ अब चल दें। सर, आप चाइना के ऊपर बड़ा स्टडी करते हैं, आप चाइनीज मेंटेलिटी को बहुत समझते हैं और इस रीजन में बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस रीजनल इश्यूज के ऊपर। सर, आप क्या समझते हैं, हम आपकी ट्वीट्स को भी फॉलो करते हैं, आप सी पैक के हवाले से भी बात करते हैं, आपको लगता है कि वाकईतन सी पैक पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी के लिए, इकोनॉमिक बेहतरी के लिए एक जो है वो मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूं सी पैक अब जो आपका है वो दूसरी फेज में चला गया है। तो पहली फेज थी आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, मेरे हिसाब से दूसरी फेज जो है वो आपका डिजिटल सिल्क रोड है, वो उसमें चला गया है। मैं समझता हूं अगर एक आपका जो लीडरशिप है वो फोकस रहे सी पैक पे, और जो चाइनीज ऑफर कर रहे हैं, तो 10 साल के अंदर आप में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो ये डिजिटल सिल्क रोड की जैसे मैंने बात करी है, इसमें क्या होता है, एक तो हार्ड साइबर स्पेस कनेक्टिविटी उसमें होती है, जिसमें कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, सी केबल्स होती हैं, बेडू ग्लोबल सिस्टम होता है। क्योंकि यहां पर सिंदूर के 4 दिन के बाद दुनिया ने यह देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में, और यही कारण है। आप देखिएगा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर है वो सब लोग उससे मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ, वो बताइए। तो ये को सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते। अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्डोलीसा राइस को उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑन अस। तो इसका मतलब है कि आपका जो रडार था वो भी ऑन नहीं था,
अगर ये गलत है, आप मीटियोर ले गए थे, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूंगा, राजनाथ सिंह ये क्लैरिफाई करें पार्लियामेंट के अंदर कि क्या ये बात सही है कि गलत सही बात है, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स, तो राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको मालूमात है कि हिंदुस्तान की फौज में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो उस पर चर्चा जरूरी हो जाती है। तो उन्होंने 2-3 ऐसी बातें कह दी हैं जिस पर चर्चा जरूरी है। पहली बात, उन्होंने सन 1971 की जो लड़ाई हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी उसकी ऑपरेशन सिंदूर से। बोले कि 71 की लड़ाई के अंदर जो बीजेपी लीडर थे वाजपेयी, उन्होंने लड़ाई के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनको मुबारकबाद दी, पर ये नहीं पूछा कि ये बताइए कि कितने हवाई जहाज गिरे इंडियन एयरफोर्स के, हमारा क्या नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ नतीजा देखा और मुबारकबाद दी। तो इशारा इस तरफ था कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने नतीजा दिखाया, पर ये जो ऑपोजिशन है वो ये पूछ रही है कि 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ, वो बताइए। तो इसको सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। अब यहां पे राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने भी नतीजा दिखाया, हमने घर में घुस के मारा। क्यों मारा? जिससे कि सबक मिले पाकिस्तान को कि ये जो उनकी टेररिज्म है वो चलेगी नहीं। पर वो तो माने नहीं। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, ये खबर आई है कि कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चल रहा है इस समय, टेररिस्ट का ऑपरेशन। और आईजी कश्मीर रेंज है, इनका नाम है विधि बिरदी। उन्होंने कोई 1 घंटा पहले लोकल मीडिया को बताया है कि ऑपरेशन चल रहा है टेररिस्ट का, काउंटर टेरर ऑपरेशन, और उसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व है, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस भी है। तो आप मुझे बताइए वो कहां डरे। अच्छा, तीसरी बात जो है, जो सबसे बड़ी बात है, नॉट ओनली डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, आर्मी के बड़े अफसर, उन्होंने फोन कर दिया पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलने के लिए कि देखिए हम बात को और बढ़ाना नहीं चाहते। तो आप बात भी नहीं बढ़ाना चाहते, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हुआ है, 2016 में भी यही हुआ था। हमने हिंदुस्तान की लोगों को बाद में बताया कि हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करी है, पहले वहां बता दिया उसके पाकिस्तान की डीजीएमओ को कि हम लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते। यही कार्रवाई हुई 2019 में, हमने एयरफोर्स इस्तेमाल करी उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया, और वही बात अब फिर हो गई। तो अब सवाल ये है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहां तक वाजपेयी का ताल्लुक है, अब उन्हीं को देख लीजिए जब वो प्रधानमंत्री थे। 2001-2002 में उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम करा, पूरी हिंदुस्तान की फौज को लगा दिया वहां पर, पाकिस्तान की जाइए आप बॉर्डर पे बैठ जाइए, जाके लड़ाई होगी। अब मई 2002 में कालू चक की किलिंग हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने शायराना अंदाज में बोल दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। तो लोगों को लगा अब ये लड़ाई तो ही लड़ेंगे। यहां पे खलबली मच गई, यहाँ साउथ ब्लॉक के अंदर। जो उनके सलाहकार थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने फौरन फोन किया अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कॉन्डोलीसा राइस को, उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑन अस। तो ऐसा क्या है ये बीजेपी लीडर्स में, आप शुरू करते हैं फिर लड़ाई भी नहीं लड़ते। तो पहली बात तो ये थी कि ये मिसाल ही गलत थी, इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने हमें ये बताया संसद के पार्लियामेंट के थ्रू कि मोदी सरकार ने पूरी फ्रीडम दी हुई थी आर्म्ड फोर्सेस को कि आप जो है तय करिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, टारगेट्स वगैरह सब कुछ बताया था। पर यह भी ठीक नहीं लगता। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया में जो हमारे नेवी के एडवाइजर हैं शिव कुमार, उन्होंने एक सेमिनार में बताया कि हाँ हमारे प्लेन्स गिरे हैं इंडियन एयरफोर्स के, और वो इसलिए गिरे हैं क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल हिदायत थी, आप जो है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं करेंगे कुछ भी। सबको मालूम है जब भी कोई एयरफोर्स कार्रवाई करती है सबसे पहले दुश्मन के
एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करती है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वहां से होता है। तो आपने बोल दिया एयरफोर्स को कि आप वो करेंगे ही नहीं। अच्छा, फिर ये एक बीजेपी के ये अंदर के पत्रकार हैं जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, इनका नाम है शिशिर गुप्ता। इन्होंने एक लेख लिखा है, इनको अंदर की खबरें मिलती रहती हैं, जिसमें इन्होंने जिक्र किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने जब अपनी कार्रवाई करी थी तो उन्होंने सिर्फ जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स थी, उनके नाम है स्कैल्प मिसाइल और क्रिस्टल गेज मिसाइल, क्योंकि आइडिया ये था, जो ऑब्जेक्टिव था जिसकी जिक्र कर रहे थे राजनाथ सिंह, कि हमें सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर टारगेट करना है। तो ये एयर टू ग्राउंड थी, हैवी मिसाइल की वहां जाके ग्राउंड पे जाएगी। इन दोनों मिसाइल के साथ आपको थोड़ी टेक्निकल बात है कि जो फाइटर होता है उसका जो रेडार होता है उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है उसको मिड कोर्स करेक्शन देने के लिए, मतलब चलते हुए उसको करेक्शन देने की, वो ठीक जगह पे पहुंच जाए मिसाइल। क्योंकि जो दोनों मिसाइल होती हैं एयर टू ग्राउंड, उसके अंदर होता है अपना ही अंदर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, या जो जीपीएस होता है वो उसके करेक्शन से टारगेट पे जाती है। अब ये शिशिर गुप्ता ने जिक्र ही नहीं किया है मीटियोर का, जो एयर टू एयर मिसाइल है, और जो खास मिसाइल है उसकी रफाल की, उसका जिक्र ही नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो मीटियोर मिसाइल है वो एयर टू एयर मिसाइल है, इसका मतलब वो लड़ाई करनी है आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। इस मिसाइल के लिए जो फाइटर होता है उसके रडार को ऑन करना पड़ता है मिड कोर्स करेक्शन के लिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो रडार था वो भी ऑन नहीं था। अगर ये गलत है, आप मीटियोर ले गए थे, तो फिर मैं अपनी गलती मान लूंगा, राजनाथ सिंह ये क्लैरिफाई करें पार्लियामेंट के अंदर कि क्या ये बात सही है कि गलत सही बात है, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स ये मीटियोर का जिक्र ही नहीं कर रहा है शिशिर गुप्ता, तो ये तो एक बहुत सीरियस मामला है जिसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की मोराल के बारे में बात है। ये क्लैरिफिकेशन रक्षा मंत्री को करनी चाहिए। अच्छा, अब बात हो रही है कि क्यों ऑपोजिशन पूछ रही है प्लेन्स के बारे में, बाकी और क्यों नहीं पूछ रही। देखिए, उसका भी एक कारण है। कारण ये है, अब जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर कि जो जो हमने कमजोरी देखी थी सिंदूर में, अब हम उस सबको भर रहे हैं। जो चीजें हमें चाहिए, कुछ हमें गन्स चाहिए, कुछ हमको ड्रोन्स चाहिए, वो सब करो, आप भर लीजिए, 6 महीने में आप रेडी हो सकते हैं। पर जो एयरफोर्स है उसको बहुत वक्त लगेगा रेडी होने के लिए। उसका कारण क्या है कि जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना एक ब्रीफिंग दी थी अगले दिन, जिसमें बताया कि अब हमारा एक सिस्टम है जो कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन है, उस तरीके से हम अब ये काम कर रहे हैं। क्योंकि अब जो मिसाइल्स होती हैं वो दूर की मिसाइल्स होती हैं, उसमें नजदीक की नहीं होती, उसको बोलते हैं हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, जो उसको मदद करता है उस मिसाइल को। तो पहले तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इकट्ठा करना, उसमें वक्त लगता है कि वो ठीक आप ला रहे हैं। उसके बाद फिर जरूरत होती है ट्रेनिंग की, सालों की ट्रेनिंग होती है। ये काम अचानक नहीं हो जाता, इसलिए एयरफोर्स जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये करेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उसमें वक्त लगेगा ट्रेनिंग का। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो जैमिंग होती है, कि आप दूसरे का जो है वो सिस्टम को जैम कर दें, उसको पता ही ना चले कि कोई हुक्म ही नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। हमने देखा था 2019 में बालाकोट में कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थी। उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए और होगा पता कि 2020 में उन्होंने एक सेंटर खोला जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसकी मदद करी चीन की फौज ने, और वो इसलिए था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, आपको दुश्मन का जो पायलट है वो कुछ सुन ही ना पाए, तो उसको उन्होंने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला, उसको एक अलग लेवल पे ले गए। तो कहने का मतलब ये है, देखिए हम चाहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स बहुत अच्छी हमारी कर सकती है, पर
सवाल ये है कि इसके बारे में पता करना जरूरी है। कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई हिंदुस्तान की साइड से। अच्छा, उसी का नतीजा ये हुआ, उन लोगों ने तो ब्रीफिंग दे दी 8 तारीख को, बता दिया कि साहब हमने ये किया था। उसके बेसिस पर पूरी दुनिया में, और राजनाथ सिंह ने भी इसका जिक्र किया है कि वो अलग अलग अखबारों में लिखा गया, उन्होंने ये किया वो किया। भाई वो क्योंकि एयर वॉर बहुत जरूरी चीज होती है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, देखिए, और वो ये चीज थी कि हिंदुस्तान की जो सैन्य शक्ति है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर में वो खत्म हो गई है। जो वहां बना था वो यहां खत्म हो गया है, क्योंकि यहां पर सिंदूर के 4 दिन के बाद दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान फौज का मुकाबला कर सकता है लड़ाई में। और यही कारण है, आप देखिएगा कि वो जो जनरल आसिम मुनीर है वो सब लोग उससे मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच के लिए बुलाया, और जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि मैंने लड़ाई रुकवा दी। 26 बार कोई बोल चुके हैं वो। और पाकिस्तान की जो आज जो फॉरेन पॉलिसी है वो सब लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि जो चीज हमने तब बनाई थी वो आज यहां पे उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और फिर 5G होता है, तो ये सब चीजें इस समय पाकिस्तान में लग रही हैं। फिर आपके डेटा सेंटर्स बन रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अभी सिर्फ जो चाहिए है मेरे हिसाब से आपकी, जो कि है आपकी जो प्रेजेंट लीडरशिप है, उसमें एक विजन है। क्योंकि अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी निकाली है जो डेवलपमेंट पे, प्रॉस्पेरिटी पे बात कर रही है, इसका मतलब विजन इज देयर। विजन है आपके पास, स्ट्रैटेजी है आपके पास, रोड मैप है आपके पास। उसके बावजूद अगर नहीं हो पाता है तो मेरे ख्याल में ये तो फिर आपको ही सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो पाया। अदरवाइज 10 साल के अंदर अंदर आप बहुत सारी तरक्की पाकिस्तान में ला सकते हैं। सर, आपने ट्वीट में सुबह कहा कि आप पाकिस्तान आए और यहाँ पर लोगों का प्यार आप देख रहे हैं। आपने पहले सवाल के जवाब में भी कहा सर हम भी लाहौर से आपके लिए खताइयां लेकर आए हैं, प्यार लेकर आए हैं आपके लिए। सर, हम पाकिस्तानी पब्लिक को क्या बताएं, प्रवीण स्वाने साहब वो पाकिस्तान क्या लेकर आए हैं भारत से? देखिए, मैं तो बहुत ही छोटा इंसान हूं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर हो सके, क्योंकि जो मेरी एंसेस्ट्री है वो पाकिस्तान की है, फिर मैं समझता हूं कि हम दोनों मुल्क अगर एक साथ रह के काम कर सकेंगे तो दोनों के लोगों की तरक्की होगी। तो मैं तो सिर्फ ये उम्मीद ही लेकर आता हूं, यही मैं वहां सोचता हूं, यही मैं यहां सोचता हूं, किस तरीके से हम दोनों मुल्क जो है अपने डिफरेंसेस को खत्म करके, हमने बहुत जंगें लड़ी हैं, अब क्यों नहीं हम दोनों मिलकर एक साथ प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अपने लोगों की बेहतरी की तरफ जाएं। सर, आखिर में अभी आप पाकिस्तान में जब आए तो यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके सामने इस वक्त एक्सट्रीमली हॉट सिचुएशन है यहाँ पे। आपके ट्वीट्स में हमने अक्सर देखा आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि वो फोकस्ड हैं। सर, आपको लगता है कि जो हमारी माजी की लीडरशिप्स हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, इनकी लीडरशिप में अगर बुनियादी फर्क आपने जो जज किया सर, वो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ आखिर में शेयर करें? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में 2018 से जब आपकी ये हाइब्रिड गवर्नमेंट आई है, जिसमें कि आपके सिविल लीडरशिप है इमरान खान साहब की, आर्मी चीफ है वहां पर जनरल बाजवा साहब हैं, जब से ये हाइब्रिड आई है मेरे ख्याल में आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल किया है। ये मेरी सोच है और मैं बता भी सकता हूं क्या क्या हासिल किया है। एक बहुत अच्छा रिश्ता आप दोनों ने, इस गवर्नमेंट ने मिलकर चाइना के साथ कायम किया है, जो बहुत नजदीकी हो गया है। अभी रिसेंटली देखिए आपने ये OIC कॉन्फ्रेंस करी थी यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। अब OIC के 57 मेंबर्स हैं, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेंबरशिप आफ्टर द UN, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही वाज हियर। देखिए कितना ये, मतलब आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ये सोचिए। आप अफगानिस्तान में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यू आर द ब्रिज फॉर चाइना टू द मुस्लिम वर्ल्ड, आप ये सोचिए। तो ये तो आप, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के, देखिए इनके बारे में मैं इनसे कभी मिला नहीं हूं, पर एक बात कही जा सकती है, अगर कोई भी इंसान अपने एक कैरियर में बहुत सफल है, if he is a success in the first career, he will always be a success. He will be an honest man, he will be an upright man. I'm just talking of Imran Khan. पाकिस्तान में मैं दूसरी बार आया हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। प्रवीण सुहाने के बड़े बयान ने भारत में तहलका मचा दिया।
मेरे ख्याल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोनों को आपस में तलकात अपने बेहतर कर लेने चाहिए। परवीन स्वानी का बड़ा बयान। आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल हादी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और जाते जाते कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कर लीजिएगा।